धन्यवाद श्री इंद्रहंस सुब्बा जी। सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण बिल में मुझे बोलने का मौका दिया। हम बहुत खुशनसीब मानते हैं खुद को कि 17वीं लोकसभा के दौरान नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पारित करने में भी हम भागीदारी बनने का मौका मिला और आज इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया है इसमें भी अपना विचार रखने का मौका मिला। हम सिक्किम के नारी शक्ति के ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को हम आभार व्यक्त करते हैं और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी और हमारे नेता श्री प्रेम सिंह तामाङ जी के ओर से हम इस अमेंडमेंट बिल को और डिलिमिटेशन बिल 2026 को समर्थन करते हुए एक दो बात रखना चाहते हैं। सभापति महोदय, यहाँ जिस तरह से नारी शक्ति बंधन अधिनियम को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये बिल लाया गया है, इसमें हमें लगता है ये कई दशक पहले ले आना चाहिए था। फिर भी आज भी देर ही सही लेकिन एटलीस्ट वीमेन रिजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लाया गया है और जिस तरह से चेंज करके 2029 से पहले ही इसको इम्प्लीमेंट करने का विचार किया गया है, इसको हम पूरा सपोर्ट करते हैं। वीमेन रिजर्वेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ जो सोशल नॉर्म्स है पुरुष प्रधान समाज का, इसके वजह से स्पेशली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में वीमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम रहा है और ये जिस तरह से आज इसको रिजर्वेशन किया जा रहा है, ये रिजर्वेशन की वजह से अभी पॉलिसी डिसीजन में और लॉ मेकिंग में भी हमारे माता बहनों का ज़्यादा भागीदारी रहेगा और मुझे लगता है जिस तरह से वेलफेयर स्कीम्स उनके लिए बनते हैं, जिस तरह से हमारे देश को आगे ले जाकर 2047 तक विकसित भारत बनाना है, इसमें हमारे नारी शक्ति का भी योगदान बहुत बड़े रहने वाले हैं क्योंकि हमने देखा है उनमें कैपेबिलिटी का कोई कमी है नहीं। एकेडमिक्स में हो, रिसर्च में हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी में हो या फिर कोई और टेक्नोलॉजी में हो, हर जगह हमने देखा है वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग रहा है। लास्ट फ्यू डिकेड्स में जिस तरह से उन्होंने योगदान दिए हैं उनके कैपेबिलिटी में कोई डाउट नहीं कर सकता। बस हमारे पुरुष प्रधान समाज होने के वजह से जिस तरह के प्रिजुडिस रहे हैं समाज में, इसके वजह से इसको आगे नहीं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनका उतना मौका नहीं मिला। सभापति महोदय, सिक्किम एक स्पेशल राज्य है और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना वाइडली सारे भारत के डाइवर्सिटी को इस तरह से समावेश करते हैं कि सिक्किम जैसे एक छोटे से राज्य को भी अनुच्छेद 371F जैसे प्रावधान देकर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दिया हुआ है और डिलिमिटेशन के प्रक्रिया के समय में सभापति महोदय हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस 371F का जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है इसको पूरा सम्मान करते हुए डिलिमिटेशन किया जाए। सभापति महोदय, जिस तरह से लोकसभा की सीटें जो 800 से अधिक तक बढ़ाने की प्रस्ताव का हम स्वागत करते हैं, यह कदम देश में व्यापक और बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। सभापति महोदय, अभी सिक्किम का सिर्फ एक ही लोकसभा सीट है और इस लोकसभा सीट को अगर जब 800 सीट बना ही रहे हैं तो सिक्किम का भी एक सीट को बढ़ाकर अगर 2 सीट किया जाए तो यहाँ पर डाइवर्स पर्सपेक्टिव में जिस तरह का सिक्किम का पर्सपेक्टिव रखा जाना चाहिए, इसमें ज़्यादा हेल्प होगा और अगर उस एक जो सीट है उस सीट को अगर हम महिला के लिए आरक्षण करेंगे तो और भी ज़्यादा होगा। सभापति महोदय, लास्ट एक पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माननीय मंत्री जी को भी पता है। सभापति महोदय, लास्ट 2003 में लिम्बू और तामाङ को ट्राइबल घोषित किया गया, लेकिन उस टाइम के सरकार ने उस टाइम के डिलिमिटेशन में इसका कोई प्रक्रिया नहीं किया कि उनको शेड्यूल ट्राइब का सीट दिया जाए। हमारा यही निवेदन है सरकार से कि इस नए डिलिमिटेशन प्रक्रिया में लिम्बू और तामाङ अनुसूचित जनजातियों के इस
अविलंबित जो मांग है, जो लास्ट 5 इलेक्शंस में नहीं हो पाया, इस डिलिमिटेशन में कृपया करके इसको किया जाए और उनको जो शेड्यूल ट्राइब है सिक्किम के, लिम्बू और तामांग शेड्यूल ट्राइब को न्याय दिया जाए। सभापति महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत की शक्ति उसकी विविधता में, एकता में है और मैं इस विधेयक के उद्देश्य का समर्थन करता हूं, लेकिन साथ ही सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि इस प्रक्रिया को संवेदनशीलता और समावेशिता के साथ लागू किया जाए और विशेष करके सिक्किम जैसे राज्यों और लिम्बू तामांग जैसे समुदायों की लंबे समय से लंबित एस्पिरेशन को ध्यान में रखते हुए इस डिलिमिटेशन प्रक्रिया को पूरा किया जाए। सिक्किम के जनता की ओर से